अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है यार IS2 इन्वेंट्रीज। स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ IS2 से। कोई भी स्टैंडर्ड है यार, उसका आपको स्टैंडर्ड जो है ऑब्जेक्टिव भी बताता है, ठीक है, और उसका स्कोप भी बताता है, ठीक है। ये दो चीज़ें इनिशियली लाजमी होती हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ IS2 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगा यार इन्वेंट्रीज की। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। हमें बताएगा यार कि यार कॉस्ट किस तरीके से हम लोग डिटर्मिन करेंगे। For subsequently recognizing an expense, expense कब रिकॉर्ड होगा, and including any write down to net realizable value। और अगर हमें अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, तो वो कैसे होगी, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी हम देखेंगे, कॉस्ट भी देखेंगे। अभी हम जरा देखते हैं रिकग्नाइजिंग एन एक्सपेंस का क्या मतलब है, कि यार इन्वेंट्री एज एन एक्सपेंस कब रिकग्नाइज होती है। सपोज करते हैं आपने परचेजेस की 1000 की, ठीक है। आपने क्रेडिट पे परचेजेस की तो परचेज डेबिट हो जाएंगी आपके लिए, और क्रेडिटर आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये परचेज मेरे लिए एक्सपेंस हैं या ये एसेट है। देखिए यार, जब हम परचेजेस करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हम लोग इसको अपने पास एज करंट एसेट लिखते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन जब यही इन्वेंट्री, यही परचेजेस हमारी सेल हो जाएंगी तो ये परचेजेस एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, ये परचेज मैंने 1000 की ली और मैंने इनको 1500 में सेल कर दिया, तो ये जो परचेजेस हैं ये मेरे लिए क्या बन जाएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएंगी 1000, और मेरे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, सॉरी, 500। नाउ पहले तो जब मैंने परचेजेस की तो उस टाइम पे ये करंट एसेट था, लेकिन जब मैंने इसको सेल कर दिया तो इसी की ये जो कॉस्ट है क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंस बन गई, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि यार ये जो इन्वेंट्री है ये एक्सपेंस पे कब कन्वर्ट होती है, तो आप बोलेंगे कि यार जब सेल हो जाती है तो उस टाइम के ऊपर ये, सो सो इस तरीके से ये जो इन्वेंट्री है हमारे पास ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती है। फाइन। स्कोप देखते हैं यार। अच्छा, कॉस्ट और एनआरवी को भी हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लें उस चीज की। स्कोप क्या है, इन्वेंट्री इंक्लूड, अब स्कोप कहते किसको है, हर स्टैंडर्ड का जो स्कोप होता है वो आपको ये बता रहा होता है कि यार ये स्टैंडर्ड किन आइटम्स से डील करता है और किन आइटम्स से डील नहीं करता है। तो ये अभी हम देख लेते हैं स्कोप। इन्वेंट्रीज इंक्लूड एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच इज फिनिश गुड। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स हैं बेशक वो, ठीक है, वो हमारे लिए इन्वेंट्री होती है। इधर यार एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है कैट, कैटरपिलर, जो क्या बनाती है, हैवी मशीनरी बनाती है, ठीक है। दूसरी तरफ है यार एक हमारे पास FWO, पाकिस्तान की एक वेल रिनाउंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। अब कैट ने जो हैवी मशीनरी बनाई है किस मकसद के लिए बनाई है, यूज करने के लिए, नहीं नहीं, यूज करने के लिए नहीं बनाई उसने। हैवी मशीनरी उसने बनाई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में सेल करने के लिए। तो ये हैवी मशीनरी कैट के लिए क्या है, इन्वेंट्री। यही मशीनरी FWO ने परचेज की है अपने पास यूज करने के लिए इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो इनके लिए ये क्या बनेगी, नॉन करंट एसेट, जिसको कौन डील करेगा, IAS 16। इन इन्वेंट्रीज को IAS 16, सॉरी, इन एसेट्स को IAS 16 डील कर रहा होगा। फिलहाल हम IS2 की बात करें, इन्वेंट्रीज की बात करें, हमारे लिए कंसर्न ये चीज है। तो कैट ने नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में जो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल रखे हुए हैं फिनिश गुड की शक्ल के अंदर, वो उनके लिए क्या है, इन्वेंट्री है। देन एसेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वर्क इन प्रोसेस। देखो यार, इन्वेंट्री हमारे पास तीन शक्लों में होती है, या वो रॉ मटेरियल की शक्ल में होगी, या वो वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में होगी, या वो फिनिश गुड्स की शक्ल में होगी। तो रॉ मटेरियल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो भी आपके लिए इन्वेंट्री है। अगर वर्क इन प्रोसेस है, 20% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, वर्क इन प्रोसेस है, तो वो भी आपके लिए इन्वेंट्रीज हैं। और अगर फिनिश गुड्स हैं तो वो भी आपके लिए इन्वेंट्रीज हैं। तो IS2 हमें जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है उसके स्कोप के अंदर ये तीन चीजें आ रही होती हैं, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। अब IS2 कुछ आइटम्स को स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। हाउएवर IS2 एक्सक्लूड सर्टेन इन्वेंट्रीज फ्रॉम इट्स स्कोप। कौन कौन सी, वर्क इन प्रोसेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स,
अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, ठीक है, और उसके अंदर आपके कोई रेत है, बजरी है, सीमेंट है, ईंटें हैं या और इस तरह की चीजें हैं, तो वो क्या है, बेसिकली इन्वेंट्री है। अगर इन्वेंट्री है तो क्या IS2 में डील कर लूँ उसको मैं? नहीं नहीं नहीं। IS2 स्पेसिफिकली क्या कह रहा है, इसको एक्सक्लूड कर रहा है कि इस तरह की जितनी भी आइटम्स होंगे वो IS11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में डील होंगे, विच इज सुपरसीडेड बाय IFRS 15। अब IFRS 15 नया आ गया यार, तो इसमें हम लोग देखेंगे और ये हमारे कोर्स का पार्ट है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो यार, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। बैंक्स के लिए इन्वेंट्री क्या है? उनके रिसीवेबल्स जो उन्होंने बेसिकली लोन दिए हुए हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, लोन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री है। उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, उनके लिए इन्वेंट्री है। जो कैश पड़ा हुआ है वो क्या है, इन्वेंट्री है। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वो क्या है, इन्वेंट्री है उनकी, क्योंकि यही तो उनका काम है। दिस इज देयर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ आ रही है बात की? तो क्या करूं, इन आइटम्स को भी मैं इन्वेंट्रीज IS2 में डील कर लूं? नहीं यार, इसके लिए क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और हमारे कोर्स का पार्ट है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। एक फार्मर है यार, उसने क्रॉप लगाई थी, ये क्रॉप खड़ी होगी या वो एक फिनिश गुड बन चुकी है, ठीक है। फिनिश गुड्स तो क्या है यार, IS2 का हिस्सा है। IS2 ने तो हमें यही बताया कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी फिनिश गुड्स हैं वो IS2 का पार्ट है, उसके स्कोप में आती हैं। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली IS2 एक्सक्लूड कर रहा है, कहता है यार इसको IS41 डील करेगा, और ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यार, ऑब्जेक्टिव देख लिया हम लोगों ने, स्कोप देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ IS2। यार अगर मैं एक चार्ट के अंदर, या आपको मैं कहूँ कि सिंपली अगर आपको बताऊं कि इन्वेंट्री IS2 क्या है, तो वो सिर्फ ये चीज है, इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री जो है ना, वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में किस पे लिखते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV लिखते हैं। ये IS2 है यार, ठीक है। बाकी तमाम चीजें जो हैं वो कॉस्ट से रिलेटेड क्या है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, NRV में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, वो सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन अगर IS2 को मैं देखूं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल उसका क्या है, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या है, ठीक है। सो कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट शुड इंक्लूड ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। तमाम कॉस्ट ऑफ परचेज जो है, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होती है यार, मैंने परचेज प्राइस थी 1000 आइटम की, 5% उसने मुझे क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 50 का, माइनस हो गया, पीछे रह गया 950। ट्रांसपोर्ट, अपनी प्रेमिसेस तक लाने के लिए, ठीक है, 500 की मुझे ट्रांसपोर्ट पड़ गई, ठीक है। कुछ टैक्स वगैरह मैंने दिया, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल 100 का था, ये मेरे पास बन जाते हैं 500, 100, 600, 900, 15, 50, ठीक है, ये मेरे पास 50 बन गया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेज, फाइन। अब आप इसको अपने पास ले आए, ठीक है। अब ये चीज यहां से निकलेगी और कहां पे चली जाएगी, प्रोडक्शन प्रोसेस में चली जाएगी। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में इसके ऊपर क्या होगा, लेबर लगेगी, फिक्स्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगेंगे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगेंगे, ठीक है। इन तमाम कॉस्ट को क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। के इसकी जो रॉ मटेरियल की जो रॉ मटेरियल फॉर्म थी, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसके ऊपर कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड में मुझे कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। उसके अंदर क्या आएगी, लेबर आ जाएगी, फिक्स और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये देख लें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। और इसके अलावा भी अगर आपके पास और भी कॉस्ट हैं जो कि आपने इनकर की हैं इन्वेंट्री को करंट लोकेशन या करंट कंडीशन में लाने के लिए, वो तमाम कॉस्ट भी इसका हिस्सा बन जाएंगी। किसका, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपने तीन चीजों को
जहन में रखना है पहली चीज कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकंड चीज cost of conversion, and the third one is other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. ये आपके पास कॉस्ट बन जाएगी। फाइन। अब इसने बता दिया है स्टूडेंट के कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। अब बारी है कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वो देखनी है हम लोगों ने। मैं इसको अरेज कर देता हूँ। अच्छा, क्या क्या चीजें इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये इधर ही एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। सबसे पहली चीज, इन्वेंट्री कॉस्ट शुड नॉट इंक्लूड नॉर्मल वेस्ट। ठीक है यार, आपकी मशीनरी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ब्रेक डाउन हो जाती है और उस टाइम पे जो बैच डला हुआ था उसके अंदर, उसमें से 30% बैच जो है वो लूज हो जाता है आपसे। ये क्या है? एबनॉर्मल वेस्ट है। अब एबनॉर्मल वेस्ट को वो 30% जो आपको कॉस्ट पड़ गई बगैर वजह के, वो आप कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे। ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंस, बट वो जो एक्सपेंस है वो आप सेपरेटली लिखोगे, लेकिन इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट आर रिलेटेड टू स्टोरेज। उनका ना देखिए, ना तो कॉस्ट ऑफ परचेज, क्या क्या चीजें थी ऊपर कि कॉस्ट ऑफ परचेज होनी चाहिए। कॉस्ट कॉस्ट का हिस्सा क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज है। अब स्टोरेज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा भी नहीं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का हिस्सा है क्या वो? उसका भी हिस्सा नहीं है। सो ये स्टोरेज कॉस्ट जो है ये कभी भी आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन। यार वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यू गॉट एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट वर्किंग इन द प्रेमिसेस, ठीक है, तो उसको तो आप उसकी कॉस्ट को तो इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे आप। समझ आ गई बात यहाँ तक। Then selling costs. Selling costs are related to sales. They are not related to the cost of inventory. ठीक है, इधर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं P&L में। फिर आती है क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। माइनस होती है क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद क्या लिखते हैं? एडमिन एक्सपेंसेस। फिर क्या लिखते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किस जगह पे आ रही है? तो जो सेलिंग कॉस्ट्स हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएंगी। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर है भाई यहाँ पे, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट की सेलिंग कॉस्ट नहीं बनेगी। फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है यार सेलिंग कॉस्ट के बाद फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग डायरेक्टली ऑन द रीसेंट एक्विजिशन ऑफ इन्वेंटरीज इनवॉइस्ड इन अ फॉरेन करेंसी। अगर तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है, आपने जब इन्वेंट्री परचेज में एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने परचेजेस किए हैं, इनवॉइस हुई मुझे डॉलर में, परचेजेस थी $1000 की और डेट है 1 जनवरी, ठीक है। उस दिन रेट था 120 पर डॉलर। मैंने परचेजेस कर ली, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है मेरे पास, ठीक है। परचेजेस में अपने पास क्या डॉलर्स में लिख लूँ? डॉलर्स में कैसे लिखूंगा यार? मैं तो रुपीस में, मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मेरी एंटिटी रजिस्टर्ड है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी रुपीस में बनती हैं, तो परचेजेस में डॉलर्स में कैसे लिख लूँ? इसका मतलब है कि डॉलर्स में नहीं लिख सकता, मुझे रुपीस में ही लिखनी पड़ेगी। तो रुपीस में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? कन्वर्जन रेट उस दिन का जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बन जाएगा 1,20,000। क्रेडिटर जो है ओवरसीज क्रेडिटर, उसको भी मैं कितने से क्रेडिट कर दूंगा? 1,20,000 से। ले जी, 1 महीना खत्म होता है, 31 आ जाती है। अब मैंने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने लगा तो पता चला कि यार 130 पर डॉलर चल रहा है, और अगर 130 पर डॉलर चल रहा है तो मैंने तो $1000 ही पे करने हैं। अगर $1000 पे करने हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, कितना बनता है यार? 1,30,000। तो इसका मतलब है कि मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है? 1,30,000 की। तो कैश मेरा कितने से क्रेडिट हो जाएगा? कैश या बैंक जो भी है, 1,30,000 से। मैंने क्रेडिटर कितने में बुक किया हुआ है? 1,20,000 से। तो क्रेडिटर पूरे का पूरा डेबिट हो जाएगा कितने से? 1,20,000 से। अब देखिए मेरी जो डबल एंट्री है वो बैलेंस तो नहीं है, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, और किस साइड के ऊपर आ रहा है? डेबिट साइड के ऊपर आ रहा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड, जस्ट लिसन, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये जो 10,000 है ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करूं या ना करूं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको स्टैंडर्ड? फॉर कि आपने इन्वेंट्री कॉस्ट शुड नॉट इंक्लूड व्हाट?
foreign exchange differences arising directly on the recent acquisition of the inventories invoiced in a foreign currency। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस हैं तो वो आपने कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड या माइनस नहीं करने। ऑफ कोर्स वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितने का, 10,000। सो हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अगर आता है इन्वेंट्री की परचेज में, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। फाइन, वो एक लॉस है, एक्सपेंस है, पीएनएल में लिखा जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कॉस्ट व्हेन इन्वेंट्रीज आर परचेज विद डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स। अगेन बात क्या हो रही है, इन्वेंट्री कॉस्ट शुड नॉट इंक्लूड। तो अगर सपोज करते हैं कि मैं मेरा एक सप्लायर है जिससे मैं नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है, मैंने उसको कहा यार 1 महीने में मैं नहीं पे कर सकता, आप मुझे 2 महीने मजीद दो क्रेडिट पीरियड, मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा। ही सेड कि यार ठीक है 3 महीने बाद आप दे देना, लेकिन 2 महीने का फिर मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, देखें इंटरेस्ट कॉस्ट व्हेन इन्वेंटरीज आर परचेज विद डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि यार इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करूं या ना करूं। ऊपर क्या कह रहा है ये, इन्वेंट्री कॉस्ट शुड नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट व्हेन इन्वेंटरीज आर परचेज विद डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स। वो एक इंटरेस्ट कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट लिखी जाएगी पीएनएल के अंदर एज एन एक्सपेंस ही लिखी जाएगी, लेकिन इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है यार आदत है पढ़ाने में कि पूछना होता है कि यार पूछता हूँ मैं कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। ऑफ कोर्स यू guys cannot reply back. Yes, you can reply back in the comment sections, and I can explain in the next video or in the comment section as well. Okay, राइट डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखो भाई ऊपर आते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था कि यार आपने इन्वेंट्री को किस पे लिखना है, आपने इन्वेंट्री को लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। कॉस्ट को देख लिया हम लोगों ने, क्या क्या चीजें कॉस्ट पे इंक्लूड हैं और क्या क्या चीजें कॉस्ट पे इंक्लूड नहीं है। अब किस चीज की बारी है, अब एनआरवी की बारी है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। लेट्स सी, एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। लें जी एनआरवी क्या है, एनआरवी है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो भी है, ठीक है, लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। एस्टिमेटेड नेसेसरी कॉस्ट टू मेक द सेल, ये माइनस करेंगे हम लोग, और मेरे पास ये जो फिगर आएगी ना, इसको मैं पता है क्या बोलूंगा, एन आर वी। सपोज कर लेते हैं एस्टिमेटेड मेरे अब 31 है, हर 31 को, मतलब जो भी ईयर एंड है, जब मैं 31 कह रहा हूँ तो मैं ईयर एंड की बात कर रहा हूँ बेसिकली। ईयर एंड के ऊपर विच इज 31 सपोज कर रहा हूँ मैं, आपने हर ईयर एंड के ऊपर देखना है कि यार आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी एनआरवी क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है, और जो उन दोनों में से लोअर होगा आप उस पर लिखेंगे। तो मेरे पास एक इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल जिसकी कॉस्ट है 15,000। फाइन, अच्छा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मेरे पास, मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि यार अभी ये इन्वेंट्री जो मेरे पास है उसकी कॉस्ट तो इतनी है, लेकिन ये इस वक्त तक सिर्फ 60% कंप्लीट है, बाकी मुझे 40% मजीद इसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, फिर ये फिनिश गुड बनेगी और फिर ये बिकेगी। तो वो जब वो बिकेगी ना, तो उसकी जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ना, उसकी बात हो रही है बेसिकली। वो फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है मेरी 20,000, मजीद कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो इसके ऊपर इनकर करनी पड़ेगी मुझे, वो है फॉर एग्जांपल 2,000, जो कि इसमें से माइनस होगी। और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि नेसेसरी है इनकर करनी मुझे इसको बेचने के लिए, वो हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई क्या हो, कमीशन। फॉर एग्जांपल मैं अपने एम्प्लॉयज को कमीशन देता हूँ बेचने के लिए, और वो भी कितना है 2,000, माइनस करें कितना आता है 16,000। अब आपने वही उस फ्रेम में लिखा कि लोअर क्या है, लोअर ऑफ देख लो यार दोनों में से क्या चीज है। आपको पता चला यार कॉस्ट 15,000 है और एनआरवी 16,000 है, तो लोअर ऑफ क्या है 15,000। कॉस्ट तो किस पे लिखोगे आप अपनी इन्वेंट्री को, कॉस्ट पे ही लिखोगे। फाइन, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि यार एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो 2,000 है, लेकिन सिनेरियो ये हुआ कि इन्वेंट्री
जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है मेरी वो इंक्रीज हो गई है, किसी भी वजह से इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लेबर जो है वो स्ट्राइक पे चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने उन्होंने कहा, उनके मुतालबात हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं यार हमारा वेज रेट इंक्रीज करो, वेज रेट अब इंक्रीज हो गया। लें जी, वेज रेट इंक्रीज हुआ, डबल हो गया वेज रेट, 4,000 मुझे मजीद कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी अपनी इन्वेंट्री को कंप्लीट करके इस वैल्यू पे बेचने के लिए, 20,000 पे बेचने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या हो गई, 4,000। एस्टिमेटेड नेसेसरी कॉस्ट टू कंप्लीट, सॉरी, एस्टिमेटेड नेसेसरी कॉस्ट टू सेल द आइटम, या वो मैंने एग्जांपल दी हुई है कमीशन की, कमीशन वही है फॉर एग्जांपल 2,000। अब आप देख लें कि आपके पास फिगर क्या आती है। अब ये है 14,000, ठीक है। अब आप दोबारा चेक करें कि लोअर ऑफ क्या है, कॉस्ट है या एनआरवी है। भाई अब लोअर ऑफ है एनआरवी, तो आपके पास जो इन्वेंट्री है वो बैलेंस शीट पे किस फिगर के ऊपर लिखी जाएगी, एनआरवी के ऊपर लिखी जाएगी। दिस इज IAS 2। आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखें, आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी कितने पे लिखी हुई है, 15,000 पे। कितने पे लिखनी चाहिए आपको अब, 14,000 पे। तो इन्वेंट्री को डिक्रीज करना है ना, एक एसेट है उसको आपने डिक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपनी इन्वेंट्री को कर देता हूं क्रेडिट, कितने से, 1,000 से। इन्वेंट्री मेरी 1,000 से क्रेडिट होगी। अब डेबिट क्या करूं, डेबिट एक एक्सपेंस होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इन्वेंट्री राइट ऑफ, कितने से, 1,000 से। ये मेरे पास एक्सपेंस है, P&L में चला जाएगा, ठीक है। ये इन्वेंट्री 1,000 माइनस हो रही है बैलेंस शीट में फिगर में से, और आपकी जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखी जाएगी वो कितने पे लिखी जाएगी अब, 14,000। दिस इज IAS 2। if you guys got any question, write down in the comment sections, or I can and I can answer them in the next video. Thank you very much. Allah Hafiz.